So hey guys, how are you? Let's start with the second lecture of this our video. तो ये पार्ट सेकंड है, आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले व्हाट इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ और फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है और जो नेशन का आइडिया था वो कैसे डेवलप हुआ, इसके बारे में हम पढ़ने वाले। सो लेट्स गो फर्दर टू लर्न अबाउट दिस. So let's come to the first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. इसका मतलब जो नेशनलिज्म क्या होता है? पेट्रियोटिक फीलिंग टुवर्ड्स आवर नेशन। सो नेशन के टुवर्ड्स जो पेट्रियोटिक फीलिंग होते हैं उसे कहा जाता है नेशनलिज्म। तो इस नेशनलिज्म का जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था वो कहाँ से आया था? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ थी 1789 में, जब हमारा पहला लेसन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 9th स्टैंडर्ड। तो उसमें हमें पता था फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 हुआ था वो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का। तो फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर वाज अ फुल फ्लेज टेरेस्ट्रियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। इसका मतलब जो हम रिमेंबर कर सकते हैं कि आप हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो फ्रांस था वो एब्सोल्यूट मोनार्क के यानी कि मोनार्क के अंडर था, जैसे कि लुइस 16 के अंडर था, हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस दैट कम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवेरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। इसका मतलब हमने पीछे देखा था कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से तो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे उसमें। तो कुछ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए जिसके कारण क्या हुआ, जो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए तो इन्हीं के कारण जो मोनार्की उसका ट्रांसफर का हुआ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, जिसे ही डायरेक्टरी कहा जाता है। तो इनका ट्रांसफर हुआ, ये सारा आपको पता है, जो कि पिछले साल हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ इस साल क्विक रिकैप दिया गया। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वॉज द पीपल हु वुड एनफोर्स द कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड सेफ इज द। तो रिवॉल्यूशन से हमें क्या मिला? तो इससे यही उद्देश्य मिला है कि जो पीपल ही है जो हमारे नेशन को या शेप कर सकते हैं, हमारे डेस्टिनी को। ये सारा इसमें बताया, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट टर्म इसके लिए। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिकल्स दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव अमॉन्ग्स द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो हमने देखा था कि 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा है कि कैसे जो मोनार्क था तो मोनार्क से एक बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, इसका मतलब डायरेक्ट में हुआ। इसका मतलब फ्रेंच को आज़ादी बन गया, फ्रेंच नेशन स्टेट बन गया, पर उसमें कलेक्टिव आइडेंटिटी, इसका मतलब जो हम बोलते हैं हमने भारत तो बना लिया पर उसमें हम इंडियन है, ऐसी फीलिंग कब जागरूक हुई? वैसे उन्होंने फ्रांस में क्या क्या स्टेप लिए गए जिसमें कलेक्टिव आइडेंटिटी को। तो पहले जो स्टेप है वो है द आइडिया ऑफ ले पैट्रिया fatherland and the less city on the city one emphasize the notion of the unity community enjoyed equal rights under the constitution। इसका मतलब उन्होंने कुछ लाए, जैसे कि द आइडिया ऑफ ले पैट्रिया। तो उन्होंने क्या कौन से आइडिया लाए थे? तो एक जो आइडिया था वो था ले पैट्रिया, जिसका मतलब होता है द फादरलैंड, एंड द लेस सिटी ऑन, जिसका मतलब होता है द सिटीजन। इसका मतलब उन्होंने, हम जैसे बोलते हैं हमारे भारत माता, इंडिया में हम जैसे बोलते हैं हमारी भारत माता, वैसे उन्होंने बोला ये हमारे पिता समान है, जैसे कि फादरलैंड, और हम एक सिटीजन से। तो इससे क्या हुआ, उनके बीच में इक्वल राइट्स होने के चांसेस ऐसे बढ़ने और ऐसे लगना रहेगा क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इक्वल राइट्स दिए गए, ऐसा उनने फीलिंग करने की कोशिश की क्योंकि उनमें कलेक्टिव आइडेंटिटी लानी थी। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। इसका मतलब एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया जो ट्राई कलर का था। आप ट्राई कलर कमेंट करके बताएगा कौन कौन से कलर थे। इसके बाद द स्टेट जनरल was elected by the body of active citizens and renamed the national assembly। इसका मतलब जो नेशनल असेंबली थी उसे रीनेम करके, जो थर्ड स्टेट थी उसे नेशनल असेंबली रीनेम किया गया, और जो स्टेट जनरल था उसे इलेक्ट किया गया। पर किसने इलेक्ट किया? तो जो एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी थी उसने इलेक्ट किया। तो एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी ने क्या इलेक्ट किया? सो एक्टिव सिटीजन्स इलेक्टेड द स्टेट जनरल। तो ये सिंपल है। तो आगे बढ़ते, new aims and were composed and oaths were taken. They met these
कॉमेट्रेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। सो जो हेम्स लिए गए, नए हेम्स कंपोस्ट किए गए, हेम्स आप कुछ भी कह सकते हैं, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है ओथ्स लिया गया, इसका मतलब शपथ ली गई, देश के सॉन्ग्स लाइक जैसे हेम्स हमारे यहाँ भी है वंदे मातरम, फिर शपथ ली गई, ऐसे भी वहाँ पे भी कुछ किया गया, वो भी सारा कुछ हुआ नेशन के नेम के अंडर। ऐसा हुआ कि कलेक्टिव आइडेंटिटी दिलाने के लिए उन्हें सारा नेशन के अंडर ही किया, क्योंकि लोगों को लगना चाहिए कि हमारा है, इसलिए ऐसा किया गया। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज ऑफ सिटीजन्स विद इन स्टेट। इसका मतलब एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ली गई, जिसमें यूनिफॉर्म लॉज थे, एक पर्टिकुलर एरिया थी, जैसे कि यहाँ ऐसा एरिया था, तो इस एरिया में एक क्या सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाई। इनमें जो लॉ थे सबके लिए लॉ सेम थे, ऐसे किया गया। तो आगे का देख ले, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर अबॉलिश्ड, दैट यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वेयर अडॉप्टेड। इसका मतलब जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, इसका मतलब ऐसे एक था, उसमें अगर सपोज दो है, एक यूनियन टेरिटरी है उसमें दो है, तो इधर से इधर जाने में जो ड्यूटीज लगते थे इंटरनल, इसका मतलब देश के अंदर ही जो ड्यूटीज लगती थी उसे हटा दिया गया। और इसके बाद क्या किया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ मेज एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट वाज अडॉप्टेड। रीजनल डायलेक्ट्स वेर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। इसका मतलब फ्रेंच को जैसे कि फ्रेंच बोली ही जाती थी, तो उसे ही कॉमन लैंग्वेज बताया गया, इसे नेशनल नहीं कॉमन लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो हम जरा सा फिर से रिकॉल करते हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट्स है। तो द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया, द फादरलैंड, ले सिटी ऑन, इसके बाद a new French flag, the tricolor, was chosen to formalize standard. The state general was elected by the body of 50 citizens. इसके बाद new hymns were composed, votes were taken, a centralized administrative system, internal custom duties and dues were abolished, uniform system of weight and measurements was adopted, French become a common language। ये सारे जो पॉइंट है, अगर आपको पूछा गया कि क्वेश्चन डिफाइन व्हाट वेर स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, तो ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए उसमें, तो सारे याद रखिएगा, इसमें से 5 भी लिखेंगे तो चलेगा। तो आगे बढ़ते, द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वुड द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फॉर डिस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प पीपल। तो इसमें इसके बाद फ्रांस में खुद में तो नेशन स्टेट फॉर्म हुए और उन्होंने अपना खुद का एक इसका मतलब कॉमन आइडेंटिटी लाए, पर उनकी इच्छा ये थे कि बाकी के यूरोप में भी ऐसा हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, फ्रेंच रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट एंड अदर मेंबर्स ऑफ मिडिल क्लास बीइंग, तो स्टूडेंट्स और जो मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के, तो उन्होंने जोकोबियंस क्लब बनाने शुरू किया और उससे वो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड करते थे। फिर जो फ्रेंच आर्मीज थी वो हॉलैंड की तरफ, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली की तरफ गई, वो भी 1790s में, और उन्होंने भी रिवॉल्यूशन वॉर, इसका मतलब वहाँ भी रिवॉल्यूशन करने लगे और वहाँ पे भी जाके नेशनलिज्म का आइडिया एब्रॉड यानी कि देश के बाहर भी और पूरे यूरोप में फैलाने लगे। तो आगे की पेज की तरफ चलते हैं। और एक बार जब भी मैं आपको ये पढ़ा रहा हो तो आप अपना टेक्स्ट बुक लेके साथ में बैठिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ही हेल्प होगा। तो यहाँ पे मैप दिया है, ये मैप का कुछ इतना नहीं है, तो यहाँ पे आप सिर्फ मैप का एक ओवरव्यू हम कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, पोर्तुगल, ये सारे, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये सारा आप कर सकते हैं। ये पूरा यूके है जो बाद में यूके बना, और यहाँ पे फ्रांस है, तो ये सारा कुछ नहीं, ये रसिया, ये सारे आपको बाद में पता चल जाएंगे। सिर्फ ओवरव्यू करने के लिए आप ये मैप देख सकते हैं। सो आगे बढ़ते। सो विद इन द वाइड स्वाथ ऑफ द टेरिटरी दैट कम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी रिफॉर्म दैट ही कुड अल। तो जो फ्रांस की मिलिट्री थी वो अपना आइडिया एब्रॉड लेके जा रही थी, तो उनके जो मिलिट्री के हेड थे तो वो कौन थे, नेपोलियन चाचा। तो नेपोलियन चाचा नहीं थे वो, पर वो नेपोलियन थे, नेपोलियन बोनापार्टे। तो नेपोलियन बोनापार्टे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद के ऊपर, इसका मतलब उन्होंने बहुत सारे जो टेरिटरी थी उसे एक्वायर करना शुरू किया थ्रू द रिटर्न ऑफ मोनार्की। इसका मतलब जो नेपोलियन आए थे उनके नो डाउट था कि उन्होंने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दी, जो डेमोक्रेसी आई थी तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी और फिर से इसका मतलब उन्होंने फिर से मोनार्की ही चालू कर दी। तो
कैसे चालू गई थी, उनका राज था 1799 से 1815 तक। तो इस बीच में उन्हें क्या किया इस पैराग्राफ में हम देखेंगे। सो सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो ये जो सारे आप पॉइंट्स याद रखिएगा, विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, ये सारे। और ये कोड कहाँ कहाँ लगाया गया था, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, और उसने और कुछ भी किया। तो क्या क्या किया, फ्यूडल सिस्टम, फ्रीड पीजेस फ्रॉम सेबडम, और माइनोरियल ड्यूज वेर रिड्यूस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव। तो थोड़ा सा नीचे करके आपको फिर से एक बार ठीक से मैं आपको ये सारे जो पॉइंट है फिर से क्लियर करा था। तो जो सिविल कोड ऑफ 1804 था, तो उसमें क्या किया नेपोलियन ने, उसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। तो उसमें क्या कला है, मैं अंडरलाइन करता, आप जल्दी से देखें। ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ सारे हटाए गए, इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, सॉरी तो फिर से चलते हैं। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। इसके बाद यहाँ पे दिया गया फ्यूडल सिस्टम, इसका एबोलिश फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम थी इसका मतलब जो 1789 के पहले की जो सिस्टम थी उसे हटाया गया। फ्रीड पीजन ऑफ सेल्फडम, तो सेल्फडम क्या होता है, इसका मतलब दूसरे के ज़मीन पे जो काम करते थे उन्हें फ्री कर दिया। माइनोरियल ड्यूज यानी जो छोटे छोटे टैक्स थे या ड्यूज थे उन्हें हटाए गए। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड, तो ये सारा। और पीजन्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, ये सारा आगे कंटिन्यू है। तो बिजनेसमैन्स enjoyed a new found freedom, इसका मतलब इससे क्या हुआ, जो फ्रीडम्स या फ्यूडल सिस्टम यहाँ हटाई गई, तो जो पीजेंट्स थे वो जो से उनको अपना एक नया फ्रीडम की तरह ही मिल गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंटिंग गई है ट्री ऑफ लिबर्टी, इसका मतलब ये ऐसा बताया गया है कि जैसे कि वो फ्रीडम का ट्री लगा रहे, यानी कि ऐसा आप बता सकते हैं ये सारे लोग अपना मेहनत करके एक ट्री लगा रहे, वो ट्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि ये फ्रीडम को दर्शाता है, सारे लोगों का स्ट्रगल फ्रीडम को। तो ये कुछ नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे भी मैं एक ऐसी सीरीज बनाऊंगा जिसमें सारे पिक्चर एक्सप्लेन किए जाएंगे, तो ये भी देखते चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। एंजॉय अ न्यू फाउंड, तो ये क्या हुआ, ये पढ़ता है। तो बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन अ पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर एंड कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल रीजन्स टू अनदर। इसका मतलब जो बिजनेसमैन थे और स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उन्हें ऐसा लगता था कि जो यूनिफॉर्म लॉज है और स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स है, तो इनसे जो करंट नेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स था उसे सिंपल हो गया, अनदर रीजन में ले जाने का सिंपल हो गया। तो पर जो एरिया कॉन्कर हुए तो बहुत लोगों ने, नेपोलियन ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि उन्होंने जो सिविल कोड ऑफ 1804 लाया था उसमें बहुत सारे बहुत अच्छे काम किए थे। पर उन्हीं लोगों ने बाद में उन्हें अपोज किया। तो क्या हुआ, जो कौन से स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, इस और ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वार्सो, ये जो थे वहाँ पे वेलकम किया गया। पर बाद में उन्हें ही क्यों इसका मतलब उन्हें ही क्यों अपोज किया गया, क्योंकि नेपोलियन ने इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज एंड रिक्वायर्ड टू कॉन्क्र यूरोप। तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, नेपोलियन चाचा ने टैक्स इंक्रीज किया गया, क्योंकि उसे पैसा तो चाहिए चलाने के लिए। सेंसरशिप लाई, इसका मतलब अगर नेपोलियन के विरुद्ध या नेपोलियन के अगेंस्ट किसी ने पेपर में छाया या कोई बोला तो उसे सीधा जेल में डाला जाएगा या सीधे उसे फांसी की सज़ा या जो सज़ा होगी वो दी जाएगी। फिर फोर्स इंक्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, इसका मतलब ज़बरदस्ती लोगों को उठा के, ऐसा लोगों को उठा के फ्रेंच आर्मीज में डालने लगा। इसके बाद क्या हुआ, तो ऐसा ये क्यों कर रहा था, क्योंकि उसे पूरे यूरोप को कन्क्योर करना था, इसलिए वो किसी को भी उठा के आर्मी में डालना था, क्योंकि आर्मी तो चाहिए। पर इससे लोग खुश नहीं थे, क्योंकि लोगों को लगता था हम अपनी ज़िंदगी जी रहे, क्यों आर्मी में चले जाए, और सेंसरशिप इंस्टीट्यूट के टैक्स किया जाए। तो इसे सबक सिखाने के लिए कुछ आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।